नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि ये दूसरा सत्र है इस सरकार का, यूटी में दूसरा सत्र है, लेकिन पहला बजट पेश किया जाएगा। पिछले 7 सालों के बाद, यानी 2018 में सरकार गिरी थी, उसके बाद अब 2025 में 7 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट सत्र जो 22 दिनों तक चलने वाला है, इस बजट सत्र ने पीसी ने एक रेजोल्यूशन लाया, निंदा प्रस्ताव किया जाएगा जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उसको गलत, उसकी निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी ये एक चैलेंज सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए है और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के लिए है और बाकी 28-27 विधायक उनके लिए है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बताएं कि बजट की जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें सीधे सीधे है कि 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और एलजी मनोज दोनों सदनों को संबोधित करेगा, क्षमा कीजिए, सभी विधायकों को संबोधित करेंगे। 4, 5, 6 मार्च को एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसका आगाज 6 मार्च को ही मुख्यमंत्री जवाब देंगे और 7 मार्च को बजट पेश किया जाए। बजट पर 8, 10 और 11 को सामान्य चर्चा होगी। वित्त मंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास में वित्त मंत्रालय है, वो इसका जवाब 11 मार्च को देंगे। तो अनुदान मांगों पर जो चर्चा होगी 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को की जाएगी। 25 मार्च को विनियोग विधेयकों को पारित होने के साथ बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 दिन के अवकाश के बाद 7 अप्रैल को फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन ये बजट सत्र 2025 का जो है उसमें 370 का मुद्दा, या 5 अगस्त 2019 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई थी, 370 को हटाया गया था, नहीं 370 में संशोधन किया गया था, 35 को हटाया गया था, उस पर एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। और उन्होंने, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करके, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम ये कतई नहीं, मरे हुए सांप को कभी जिंदा नहीं किया जा सकता, गंगा गई अस्थियां कभी वापस नहीं आ सकती, 370 या विशेष दर्जा जो है वो कतई वापस नहीं आएगा। इस तरह का स्टेटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन के, राकेश पंत जी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, वरेंद्र जैन अध्यक्ष है गंग्याल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के, वरेंद्र जी आपका स्वागत है, और मोहम्मद इमरान काजी आपका भी स्वागत है। पहले हम राकेश पंत जी से जानना चाहेंगे। राकेश जी, एक बार फिर कहीं ना कहीं जिन चिराग से निकलने वाला है, 370 को लेकर के निंदा प्रस्ताव ला रही है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जो सचिवालय में भेज भी दिया गया है। ऐसा रेजोल्यूशन जो कंडेम करेगा जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो बिल्कुल ही गलत था। राकेश पंत क्या कहते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब इस पर एक बार मोहर लगा दी कि बड़े संवैधानिक तरीके से 370 को हटाया गया है, जिसका कोई संविधान में औचित्य नहीं था, और पिछले दरवाजे से उसको वहां 370 को लाया गया था, तो ये जो निंदा प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं, ये निंदा प्रस्ताव जो है ये 370 के लिए नहीं है, ये वाल्मीकि समाज के लिए उनकी निंदा करने के लिए है। ये महिलाओं को जो अधिकार मिले 370 के जाने के बाद, ये उनकी निंदा के लिए है। ये जो जितनी भी यहाँ एससीज हैं, और बाबा साहब का संविधान जो था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाया, ये उनकी निंदा है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी की निंदा नहीं है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये आए दिन अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं अपना कश्मीर और जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतवर्ष जो है, आप अपने काउंटर पार्ट को देखिए काजी साहब, उनके पास जमीन है, 42 सीटें हैं, अब उनको और क्या जमीन तलाशनी है? पंत जी, अरे जो इनके साथ विनोद जी, जो इनके साथ लोग हैं, इनके चेले चांटे इन्हीं के बस्ते में पड़े हुए कांग्रेस के लोग हैं। उसके बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की आपने बात करी, पीपल कॉन्फ्रेंस की आपने बात करी, तो ये निंदा प्रस्ताव लाने से क्या होगा? लेकिन आप देखिए कि क्या महिलाओं को अधिकार मिले थे 370 के पहले? जब उनकी शादियां, जब उनके विवाह जो है वो जम्मू कश्मीर लखनपुर के पार होते, तो उनके सारे के सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए जाते थे। किस मुंह से ये निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं?
क्या वाल्मीकि समाज को इतने सालों के बाद उनके बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, आज उनको मिल रही है, उनकी निंदा करेंगे। उसके बाद हमारा अनुसूचित जाति के वर्ग के जो लोग हैं, बाबा साहब का संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में इतने सालों तक लागू नहीं हुए, ये उनकी निंदा करेंगे। तो इसलिए कोई औचित्य नहीं बनता। मैं ये जरूर कहूंगा, जैसा आपने अभी आपने शुरुआती अंदाज में कहा कि गंगा गई हुई हड्डियां कभी वापस नहीं आती, तो बिल्कुल वापस नहीं आती। जितने मर्जी निंदा प्रस्ताव लाए, देश जानता है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 370 जाने के बाद तरक्की के रास्ते तय कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि 370 जाने के बाद चुनाव जो हैं वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुए। उन्होंने ये कहा, माना प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए धन्यवाद दिया। क्या चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को? अरे निंदा, ये जो 370 है इनको लूटने के लिए चाहिए था। देश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक इन्होंने शील्ड बनाकर रखा था कि उन लोगों को लूटा जाए, उनके अधिकारों को उनके वंचित किया जाए, पत्थर थमा दिए जाए कश्मीर इमरान के काजी युवाओं के साहब, हकों में। वो चला गया। आपने पहला इसी तरह से रेजोल्यूशन ये सारी चीजें चली गई। चलिए इमरान काजी साहब, आपने पहला रेजोल्यूशन ही विशेष दर्जे के लिए लाया था और उप मुख्यमंत्री ने ये रेजोल्यूशन मूव किया था, और अब तो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का भी आपको समर्थन है। जी काजी साहब। देखिए विनोद जी, मुझे लगता है पंछी थोड़े से ज्यादा जल्दी है। 1 घंटे की डिबेट है, कोई बात नहीं, आराम से बात करेंगे। विनोद जी देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि 2018-19 के बाद जब गवर्नर साहब ने 2 साल यहाँ पे, सत्यपाल मलिक साहब ने बजट लाया, उसके बाद 5 साल हमारा बजट पार्लियामेंट में पेश हुआ। ये खुशकिस्मती की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आज 7 साल, करीबन 7 साल के बाद अपना बजट हम खुद असेंबली में यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। और उससे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक कैपेबल फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद फाइनेंस को हैंडल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि उन्होंने प्री बजट सेशंस में कैसे उन्होंने डेलिब्रेट सेशंस लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि इस बजट को एक फ्रेंडली बजट, पीपुल्स फ्रेंडली बजट बनाया जाए। इसमें 2024-25 की जो एक्सपेंडिचर सप्लाई है उसमें भी डिस्कशन किया जाएगा। 25-26 में क्या खास आने वाला है वो भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि मैनिफेस्टो के 1-2 वादे आपको जरूर पूरे होते हुए दिखेंगे इस बजट में। इस चीज की हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उस पर वर्कआउट किया हुआ है। देखते हैं हम इंशाल्लाह वहां उसमें हम कितना कामयाब होते हैं। काजी साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रवक्ताओं को एक ट्रेनिंग दी थी, तब आप शायद प्रवक्ता नहीं थे, क्या वाकई उसका असर? आप, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने बड़े ही विस्तार से सवाल को बदल दिया है क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा था। मैंने विशेष दर्जे पे सवाल पूछा था और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आप विशेष दर्जे, देखिए मनोज जी, टू बी वेरी क्लियर, हम अगर हमारा विशेष दर्जे पे, मैं इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, ये तो लोगों की दिल की बात है, इमोशंस की बात है, जिस वजह से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम तो लोगों के पास गए थे इसीलिए, अपने मैनिफेस्टो के साथ, डेवलपमेंट सोशल वर्क के साथ साथ हमने सबसे पहले तो 370 और सेटलमेंट की बात की। इसमें हम तो अपने इससे रियल नहीं होंगे। और ना हम यानी जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का निंदा, यानी जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन आएगा कंडेम करने का 5 अगस्त 2019 के फैसले को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बशाना उनके साथ खड़ी होगी। ये बिल्कुल हम उसके साथ होंगे, बिल्कुल हम उसके साथ होंगे, बिल्कुल जी। हम हर उस फैसले के खिलाफ है जो 2019 में गैर कानूनी तौर से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लिया गया। और हम आज भी डिमांड करते हैं और कल भी डिमांड करते रहेंगे और आगे भी डिमांड करते रहेंगे। वीरेंद्र जी, आपके पास, जैन साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पंत जी से पहले मैं जानना चाहता हूं, आज फिर इन्होंने कहा है कि ये, मैं सिर्फ 10 सेकंड होगा प्लीज। जी जी 10 सेकंड प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देखिए एक पर्टिकुलर पार्टी को 50 से 60 साल लगे अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने में। उनका मैनिफेस्टो था, बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि 370 को हटाना है। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तब जाके वो उस पर कामयाब हुए।
वो तो फिर भी एक नेशनल पार्टी थी, हम तो एक रीजनल पार्टी है। हम भी अपनी जो हमसे हो पाएगा हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे अपने लोगों के लिए। ये उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जी पंत साहब, जी पंत साहब राकेश जी आप ही से सवाल पूछ रहा था मैं। वो झूठ बोल रहा था। जी जी जी, मैं कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, हम एतबार न करते तो क्या करते। मुख्यमंत्री साहब और आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गए लोगों के पास 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। आप इस बजट में देंगे नहीं देंगे भगवान जाने। उसके बाद आपने अभी कहा कि गैर कानूनी तरीके से इसको हाँ 370 को हटाया असंवैधानिक गया। बोला, भाई जब असंवैधानिक। 370 लाई गई कौन से जो असंवैधानिक तरीके से, तो यस मुझे यस। ये बताइए कि जब 370 लाई गई वहां कब वहां कब वोटिंग हुई, वहां का कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, पार्लियामेंट ने क्या पास किया, इसको नहीं किया। कब वोटिंग है कोई आंकड़े दे दीजिए मुझे। और उसके बाद वो जी असंवैधानिक तरीके से लाई गई। भाई जैसे आपने लाई वैसे हमने हटा दी। और चलिए इतना आपने माना कि 50-60 साल भारतीय जनता पार्टी को लगे 370 हटाने में, यह हमारी मूल विचारधारा में था। लेकिन आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देने में लग जाएंगे 200 मतलब 50-60 साल, ये आप मानते हैं इस बात। पहले लोगों के पास जाइए जिन मुद्दों को लेकर आपने 370 के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाया, उनका इस्तेमाल किया। और जबकि आप ही के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 370 जो है वो पुरानी बात हो गई। अब बहुत ज्यादा पानी यमुना झेलम के नीचे से बह चुका है, इसलिए वो वापस नहीं आने वाली। विकास की बात करिए, लोगों की तरक्की की बात उमर करिए। अब्दुल्ला को 5 साल का मैंडेट मिला है, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हो सकता है उनको कोई आश्वासन गृह मंत्रालय से मिला हो, जैसे हाल ही में मिल के आए हैं वो शुरू से ही तेज हुआ करते हैं। जब उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया, उनको मालूम है ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है 370 छेड़ेंगे तो कुर्सी चली जाएगी जी। इसलिए ये रेजोल्यूशन पास करने से, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस करे कोई और करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 370 इतिहास बन चुकी है, ना कभी वापस आएगी ना आने वाली। चलिए जैन साहब, वीरेंद्र जैन जी आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैन साहब, अभी तक की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एग्जिस्टिंग यूनिट के साथ पक्षपात या सौतेला व्यवहार हुआ है। एग्जिस्टिंग यूनिट के बजाय मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा तो बुरा नहीं लगेगा कि सन ऑफ द सॉइल के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है। क्या राज्य सरकार जो बजट पेश करने वाली है उससे कोई राहत की उम्मीद वीरेंद्र जैन जी को है कि नहीं? विनोद जी नमस्कार। जी जी, आपका धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने प्री बजट मीटिंग बुलाई थी जी, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट किया, और उसमें हमने अपने जो पॉइंट्स है उनके सामने रखे कि जो हमें मुश्किलातें आ रही हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो हम बजट से उम्मीद रखते हैं कि ये बजट आएगा तो नई जो पैकेज है हमारे इंसेंटिव्स के वो दिए जाएंगे, या नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए कुछ कहा जाएगा जिसकी वजह से हमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके तहत सेंट्रल पैकेज था एक, वो भी अब खत्म हो चुका है, और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए कुछ मामूली सा एक रिफंड ऑफ SGST, नेट SGST, और टर्नओवर इंसेंटिव था 2%, 3%। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी कि वो जो टर्नओवर इंसेंटिव इन्होंने अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ने और अनाउंस किया और बड़े ज्यादा पब्लिसाइज भी किया, लेकिन उसको दिया नहीं गया। दिया गया सिर्फ 10% ऑफ द क्लेम्स, यानी कि 2% की जगह 0.2% और 3% की जगह 0.3%। लेकिन अब जो हमारे नई सरकार बजट नया पेश करने जा रही है, तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं उसमें कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को हमें अभी बचाने का मौका है जी। नहीं तो ये सर्वाइवल का जैन साहब जो मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, जैन साहब आपको रोकूंगा, जो मैंने टर्म इस्तेमाल किया था एग्जिस्टिंग यूनिट्स मींस सन ऑफ द सॉइल,
आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखो, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में जो हमारे पुराने सबसे पहले थी, जी, जो गंग्याल में, डिगियाना में, विज्ञान। बारी में, वो सन्स ऑफ साइल है, और सन्स ऑफ साइल की इंडस्ट्री माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है। कुछ लोग बड़ी ब्रह्मा सांबा में पुराने भी आए हुए हैं, बाहर से भी आए हैं, लेकिन मेन जो इंडस्ट्री है, हमारा थ्रस्ट होना चाहिए जो सन्स ऑफ द साइल, जो हमारे यहाँ के यूथ ने, हमने अपने प्राइम यूथ में इंडस्ट्रीज लगाई थी, तो वो उनको उनको राहत पहुंचाया जाए, ताकि हमारी फैमिलीज आगे यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर सके। बाहर से आए, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन आपके जो वर्ड है सन्स ऑफ द साइल, उसके साथ मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं, उसके साथ करता हूं कि ये सन्स ऑफ साइल के लिए सेपरेट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर होना चाहिए, ताकि हम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी यहां दे दी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जो थोड़ी थोड़ी चलती रही है, अब हमारे लिए सर्वाइवल का मुद्दा आ गया है, हमें सर्वाइव होना मुश्किल हो गया है। अगर गवर्नमेंट हमें एक सब्सटेंशियल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स नहीं देती, तो ये जो इंडस्ट्री जो जम्मू की है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ विनोद जी, उसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है, और इसको सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार के पास सारे रिपोर्ट्स हैं, सर्वेज हैं, हमने भी उनके साथ जो मीटिंग्स की है, हमने भी अपने सब हर चीज उनसे उनको आगाह किया है, तो उनको ये बजट में देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, ताकि जम्मू की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री जी, चल सके, अपनी रोजी रोटी कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। आपको विनोद जी यहाँ मैं बता दूं कि एक सर्वे के मुताबिक जो चल रहे थे, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ स्टेट इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। यस, और अगर आई नो। हमारी ही इंडस्ट्री जो वीर की मर जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट आप देखिए कितनी लाखों की तादाद में और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और यहां तक कि एंटरप्रेन्योर भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। चलिए इमरान तो इमरान काजी गवर्नमेंट को, इमरान और काजी हमें जी के पूरी पास उम्मीद, चलते हैं। इमरान काजी, आदरणीय माननीय अब्दुल्ला जी ने हमारे बजट मीटिंग में भी, और भी 2-3 मीटिंग्स हो, उसमें भी ये कहा कि उनको इन चीजों से सारा वो अवगत हैं जी, इनके प्रॉब्लम से, और वो सॉल्व करने इमरान, की चलिए कोशिश करेंगे। चलिए जन तो इमरान आपको काजी जी के पास चलते हैं। इमरान काजी जी, आपको पता है कि अपनी माली हालत, यानी जम्मू, आपकी पर्सनल नहीं, आपकी पार्टी की भी नहीं, मैं स्टेट की माली हालत से आप भी रूबरू हैं, मैं भी रूबरू हूँ। अल्टीमेटली हमें केंद्र के पास ही जाना है, केंद्र की असिस्टेंट के साथ ही, आर्थिक असिस्टेंट के साथ ही हमने इस यूटी जम्मू कश्मीर को चलाना है। यूटी जम्मू कश्मीर को बड़ी उम्मीदें इसलिए भी हैं कि आप सोचिए 2014 के बाद, 2024 के बाद, 24 में आपको पॉपुलर गवर्नमेंट मिली, आपसे यानी इस सरकार से तवक्को बड़ी ज़्यादा हो गई है, और ऐसे में आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उस निंदा प्रस्ताव को सपोर्ट करेंगे तो केंद्र आपसे नाराज नहीं होगा, जिसने आपको पैसे देने हैं। विनोद जी, मुझे समझ नहीं आता है कि पता नहीं, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जहां केंद्र की सपोर्ट, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर है जिसको केंद्र सपोर्ट करता है, कि ये रेस्ट ऑफ द यूटीज और स्टेट्स भी हैं जिसको केंद्र सपोर्ट करता है? मुझे लगता है ये तो हमारा फेडरल सिस्टम है, ये हमारा इकोनॉमी का सिस्टम ही यही है। लेकिन जब काजी जम्मू साहब, कश्मीर की बात काजी आती साहब है मैं तो काउंटर ऐसा क्वेश्चन, जताया जाता है। काजी साहब मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं आपसे, मुझे इजाजत है, मुझे राइट बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेल 1996 में एक लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हुए थे, 96 में आतंकवाद के बाद इलेक्शन हुए थे, एनसी की गवर्नमेंट बनी। मैं सिर्फ एनसी को ब्लेम नहीं करता, उस वक्त एक एक एमएलए को 8-8 नौकरियां दी गई थी। एक एमएलए कोई भी 8 व्यक्तियों को लगा सकता है, ठीक है, उसमें बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक व्यक्ति पार्टी की बात नहीं कर रहा है। इस तरह से आप अपनी जनसंख्या देखें और मुलाजमों की तादाद देखें और अपने रिसोर्सेज देखें, इसलिए बार बार जम्मू कश्मीर और सेंटर के असिस्टेंट का जिक्र किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी देखिए, हम इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है।
जी बिल्कुल। इसको ठीक रखने के लिए, इसकी अच्छाई के लिए अगर बाकी रियासतों से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे कुछ चीज करनी पड़ेगी तो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें परहेज नहीं करेगी। ये आप मान सकते हैं, आज हम बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, यूएन में चलता रहा सिस्टम, जो कुछ भी होता रहा। उसके बाद अब देखिए, मैं जैन साहब की बात पे पहले आना चाहता था। जैन साहब ने बड़ा ये बहुत सारे क्या कहते हैं अपने ये सिर्फ जम्मू के माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, तो जेएनके में बहुत सारे लोगों ने प्री बजट सेशन में उमरुल्लाह साहब से मुलाकात की और उसमें जो जो जैन साहब ने बोला इस पर थ्रस्ट किया कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे अच्छा सोर्स था हमारे पास, जो कम हो रहा है, कम नहीं बिल्कुल खत्म होने के कगार में आ रहा है। इसको अपलिफ्ट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए और इस पे बिल्कुल हर तरीके से, इवन कि दिस वाज द स्पेशल पॉइंट दैट वाज रेज्ड टू द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट कि इस पे हमें थोड़ा सा कुछ एडिशनल फंड्स आने चाहिए इसके लिए, उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज की हमें अनाउंसमेंट होनी चाहिए। बाकी आपकी स्माइल से मैं जानना समझ सकता हूं कि आप अभी कहेंगे कि फिर दूसरी तरफ लेकर के देखिए विनोद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम हर उस बात के लिए हैं जो जम्मू कश्मीर से छीना गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े जी। साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस राकेश जी को सुन लेते हैं। नहीं राकेश जी बड़े उतावले हो रहे हैं। राकेश जी, आप इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी दो बातें निकल कर आई। इन्होंने कहा कि केंद्र जो है वो बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए बाकी राज्यों से अलग एक स्पेशल असिस्टेंस जो है वो हमें दे। मैं कहता हूं कि आपको राकेश जी, आप एक मिनट। राकेश जी, आपके लिए चंद्रबाबू नायडू, आपको चंद्रबाबू नायडू को भी खुश रखना है, नीतीश को भी खुश रखना है, उमर को खुश रखना इतना जरूरी नहीं है कि नहीं? मैं इसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा जम्मू कश्मीर के लिए भूमिका क्या है। अरे केंद्र में बाकी राज्यों में एक एम्स दिया, हमें 2 दे दिए। बाकी राज्यों में केंद्रीय यूनिवर्सिटीज जो है वो वहां 1 दे दी, हमें 2 दे दी। हर चीज में जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज और स्पेशल हमें जो है वो केंद्र का रहता है। लेकिन विनोद जी, एक सेकंड मुझे दे दिए, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। हमें डिवकॉम से तो पटवारी भी तो आप ही ने बनाया है। कहाँ फुल फ्लैश स्टेट में हुआ करती थी, आज यूटी बन के रह गए। इस पर भी किया चर्चा। देखिए, बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर की सामरिक स्थिति और उसके बाद यहाँ पर फैला हुआ जो भ्रष्टाचार था और जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुकृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को मालूम है। कांग्रेस भी इनके साथ थी और आपने 96 की अभी बात की थी। ये लोग आतंकवाद की आग में झोंक कर जम्मू कश्मीर को ये भाग खड़े हुए थे, वापिस आए, मलाई चाटी जैसे आपने कहा 8 लोगों को यहाँ पर नौकरी देने की, वहीं से तो भ्रष्टाचार पनपा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 370 ना हटाते, केंद्र शासित प्रदेश ना बनाते और यहाँ तक केंद्र की अभी बात है 41,000 करोड़ रुपया जो है वो इस 2025 के बजट में जम्मू कश्मीर को आवंटित किया गया है, जिसमें विकास के नए रास्ते खुलेंगे, किसानों के लिए उसमें से पैसा है, स्वास्थ्य विभाग के लिए उसमें से पैसा है और जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ विनोद जी चल रहे हैं, जो परियोजनाएं यहाँ चल रही है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जम्मू अखनूर रोड, पुंछ रोड ले लीजिए, उसके बाद आप रेल हमारी जो है वो श्रीनगर में पहुंच गई, उसके बाद रोहतांग दर्रा ले लीजिए, उसके बाद कटरा से दिल्ली के लिए जो एक्सप्रेस वे है। अभी जैन साहब ने एक बात कही थी कि हमारे लोग जो हैं, सन्स ऑफ द सॉइल, आपने भी बात करी कि उनके लिए एक स्पेशल कोई पैकेज होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था अपनी गुड्स जो है वो बाहर ले जाने के लिए। अब देखिए जो एक्सप्रेस वेज जहां पर बन रहे हैं, इनसे विकास जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसमें आप भी मुझे लगता है एग्री करते होंगे, जैन साहब भी एग्री करते होंगे। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी, यहाँ रॉ मटेरियल किन चीजों के लिए था ही नहीं कुछ भी, तो उसका भी असर जो है वो हमारी इंडस्ट्री पर पड़ा। जो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे इसमें फर्क जरूर पड़ेगा।
जैन साहब, खाली हाईवे बनाने से क्या एग्जिस्टिंग यूनिट का रिवाइवल हो सकता है? जैसे राकेश पंत जी कह रहे हैं, आपको जैसे बाकी न्यू पॉलिसी में नए यूनिट्स को इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, आपको उसी तरह के इंसेंटिव चाहिए। साथ साथ में एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। एक लंबे अंतराल के बाद प्री बजट मीटिंग हुई है, अच्छा प्रचलन शुरू हुआ है, लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर के हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्या उन्होंने आपकी बात को बड़े तरीके से सुना है, शालीनता से? जी विनोद जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो प्री बजट करी, मीटिंग करी, वो बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े बड़े सहज भाव से उन्होंने सबकी, एक हमारी नहीं, जो लोग वहां आए हुए थे, हर एक की बात अच्छे ध्यान से सुनी। उन्होंने ये भी जवाब दिया कि मैं इस चीजों से पहले भी परिचित हूँ, सबने आके मीटिंग्स में बताया है। तो खैर वो सैंक्टिटी ऑफ द बजट है, इसलिए वो कुछ नहीं बता सकते थे। तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है उनके जो उनका हमें आश्वासन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का या चीफ मिनिस्टर साहब का। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो उस वक्त नहीं बोले, चीफ मिनिस्टर साहब थे। उनका जो आश्वासन था हमें, विनोद जी, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर हमारे आश्वासन और उनका जो आश्वासन है वो उन्होंने पूरा नहीं किया, वो अमल में नहीं लाए, तो ये रोड बनने से इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री चलेगी तो रोड काम आएगी। यहाँ कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कहा जैन साहब, जैन साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जैन साहब एक मिनट के लिए, जैन साहब थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर स्वागत है। सीधा वीरेंद्र जैन जी, जो गंग्याल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप जैन साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सिर्फ रोड बनाने से इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हो सकता। लास्ट एंड में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर देश का लास्ट हिस्सा है, यहाँ पर हमने अपने बाकी वालों से, काउंटर पार्ट से कॉम्पीट करना हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं। जी जैन साहब, जैन साहब आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं कह रहा था कि रोड तो तभी काम आएगी इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री चलेगी तो। राइट। और राकेश जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। वही हम प्रॉब्लम बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमें रॉ मटेरियल भी बाहर से मंगवाना है, यहाँ मैन्युफैक्चर करना है और यहाँ से बाहर भेजना है वापस, क्योंकि हमारे आगे ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे आगे हमारे दुश्मन मुल्क बैठे हैं, हमें वापस जाना है। और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा तो हम पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो कि इस वक्त डेवलप स्टेट्स हैं, हम अंडर डेवलप्ड भी नहीं है। हम तो बिल्कुल एक, आप समझिए, बच्चे के जैसे बैठे हुए आज तक। अगर अभी आपने विनोद जी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद चाहिए, उसके बिना स्टेट गवर्नमेंट चलनी मुश्किल है। तो हम भी इसी स्टेट के बशिंदे हैं, इसी स्टेट में इंडस्ट्री लगाई हुई है, इसी स्टेट में हमें भी तो वही सपोर्ट चाहिए। हम बिना सपोर्ट के कैसे चलेंगे? हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं वो अपने से। मैं विनोद जी एक बात आपको यहाँ एक सेकंड सिर्फ मैं आपको ये कहूं कि हम लोग इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं, हम लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और साथ में कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 8, कोई 20 लोगों को साथ में एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट को वो भी देखना है और हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं बजट से कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ताकि हमें राहत मिले, हम जो सूप में चले गए हैं उससे बाहर निकल सके। काजी साहब, आप हमारे भावी नेता हैं, यानी आने वाले बड़े पॉलिटिशियन हैं, बनने वाले पॉलिटिशियन हैं,
खान साहब, आपने कहा था कि हमें ताज के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। कैसी कुर्बानियाँ? बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, उनको हम इतनी देर तक प्रोटेक्ट करते रहे, इतनी देर तक प्रोटेक्ट करते रहे। वो बिट्टा कराटे के कितने इंटरव्यू आए थे, हमने कितने हिंदुओं को मारा है। यासीन मलिक पर सीधा सीधा सैयद सलाउद्दीन, चलिए पहले सैयद मैं सलाउद्दीन। इमरान साहब। देखिए देखिए विनोद जी, 3-4 चीजें हैं जो अभी तक पंत जी ने बोली, राकेश जी ने उठाई और आपने उठाई। मैं उन सब पे बारी बारी करके रोशनी डालना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले तो ये है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं। हम रेल्स की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। दीज आर द नेशनल प्रोजेक्ट्स। ये चलते रहते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में बनते हैं, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं बनते हैं। ठीक है, हमें देखना यह है कि हमारी स्टेट को क्या मिल रहा है। हमें देखना है कि हमारे पास जहाँ अगर किसी घर में फैमिली मेंबर कोई कमजोर है तो उसके हेड ऑफ द फैमिली उसको छोड़ नहीं देते कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो आपके पास तो कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। यही तो गवर्नमेंट की खासियत होती है, यही तो लोग चाहते हैं। इसीलिए तो लोगों को चुनते हैं कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मुझे बताइए मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, टाइम अगर मैं सुनता रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ताओं से सुनता रहा हूँ, मीडिया में बहुत सुनता रहा हूँ, यहाँ पे करप्शन करप्शन करप्शन। मुझे विनोद जी आप ये चीज बताइए। मुझे लगता है कि पंजाब केसरी से एक बार हमने एक प्रोग्राम किया था, उस दिन एक तो डिक्लेयर ही हुआ था कि कल तो फारूक अब्दुल्ला साहब अरेस्ट होने वाले हैं। तब आप शायद पंजाब केसरी के साथ या किसी और चैनल के साथ काम कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब उस दिन अरेस्ट होने वाले थे। उमर अब्दुल्ला साहब और सागर साहब तो बस सुबह तिहाड़ में होंगे। पिछले 10 साल से मेजॉरिटी में गवर्नमेंट होके सेंट्रल से लेके स्टेट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को किसने हाथ बांध के रखे कि आप इंक्वायरी नहीं कराइए और जो हमने घोटाले किए हैं उनको लोगों के सामने लाओ और उनको हथकड़ियां पहनाओ। एक सिंगल केस बताइए मुझे अभी तक लेकिन मेरा काजी साहब मेरी विनम्र को ये बताते हैं, नहीं विनोद जी एक सेकंड प्लीज। आप अगर लोगों को ये बताते हैं कि यहाँ पे करप्शन था, यहाँ पे फ्रॉडिज्म होता था, अरे यार आपके हाथ किसने पकड़ के रखे हैं? सब कुछ आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में। आज इवन की इलेक्शन होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर और सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आप मेरे को सिंगल केस बताइए जिसमें आपने किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को कंप्लेंट बना के उसको सजा दे दी या उसके खिलाफ चार्जेस पेश कर दिए। अब क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बेसिकली आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। आप 2014 से लेके अभी तक मुल्क भर में सरकार बनाते हुए आ रहे हैं। आप तो सिर्फ चुनावी जुमले बोल सरकार में आए। अब जब आपको लोग सवाल पूछते हैं कि यार उन चुनावी जुमलों का क्या हुआ उन 15 लाख का, क्या हुआ उन नौकरियों का, क्या हुआ उन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का, तब आप बोलते नहीं जी जम्मू कश्मीर में करप्शन थी, हमने 370 तोड़ा। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद ले आते हैं। अरे यार यहाँ की बात करो यार, हमें ये बताओ। काजी साहब आप पंत साहब की सुन लेते हैं। पंत साहब उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना की है कि आपके पास ताकत है। आप कहते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक धड़ाधड़ यहाँ पर भ्रष्टाचार होता रहा, करिए अरेस्ट। आप पर तो ये भी आरोप है एजेंसी आपके इशारे पर चलती हैं। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अरेस्ट नहीं करना है किसी को यहाँ पर, ना कि केंद्र की सरकार ने अरेस्ट करना है। ये यहाँ की एजेंसीज हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो करेगी। सब कुछ जांच चल रही है, उसमें हम दखल अंदाजी थोड़ी ना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आए तो वो कहेगी अरेस्ट। हम यहाँ पर काम करने लिए आए हैं। ये राजनीतिक विरोधाभास जो है चलता रहता है। हम किसी को अरेस्ट क्यों करेंगे? वो एजेंसीज का काम है। वहां पर एजेंसीज हमारे नाम पे थोड़ी ना चलती हैं। आपने तो ये भी कहा कि चुनाव आयोग हमारे हिसाब से चलता है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने बड़ा बेहतर काम किया। तो इसी तरह किसी दिन आप ये भी कहेंगे कि सीबीआई ने और ईडी ने भी बहुत बेहतर काम किया। आप थोड़ा रुक जाइए जरा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आक्षेप मत लगाइए। जहां चल रही होगी जो है पंजाबी में गाना है, पंच साहब इसलिए एक मिनट पंच साहब, इसलिए ये लोग आरोप लगाते हैं कभी आप अजीत पवार को महाभ्रष्ट कहते हैं और कभी उनको ही अपने साथ लेकर के घूमते हैं, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं।
700 करोड़ का घपला निकाल शीला दिया उसके दीक्षित ऊपर, जी उसको को, डिप्टी चीफ स्वर्गीय मिनिस्टर बना शीला दिया इन्होंने। दीक्षित, और काजी मुझे एक चीज बताइए काजी प्लीज, साहब, मैं काजी साहब समय दे दीजिए आप मेरे मुझे। से बड़े हैं, काजी आप मेरे से साहब बड़े हैं, 1 मिनट के लिए समय दे दीजिए। इतने पागल है बीजेपी की सरकार के 10 काजी साल में साहब एक आपकी जरिए में पूछ रही है तुम्हारी आपकी क्या कहते काजी हैं साहब, ये इसको काजी साहब रिपोर्ट भी पूरा हो रहा है, इतनी चिंता होगी। चलिए काशा सुन लीजिए राकेश जी, राकेश जी, चलो हो गया, अब मैं बोलूं। हाँ, राकेश जी। स्वर्गीय शीला दीक्षित, अरे भाई बोले दीजिए ना। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाए वो इन्हीं के इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हीं के संजय सिंह जी जो एमपी थे, उन्होंने राज्यसभा में चीख चीख का करा, यूपी में किसकी सरकार, मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की, बाप बेटे की सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसकी सरकार, बाप बेटे की सरकार। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। और इन्हीं के साथ इल्जाम लगाने वाले लालू यादव के ऊपर अगर किसी ने केसेस लगाए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस ने लगाए। भाई हम कहां बीच में आते हैं। तो इसी तरह यहां भी एजेंसीज अपना कार्य कर रही होंगी। जिस दिन उनको कुछ मिलेगा अपने आप ये जो है ये सारे जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। चिंता मत करिए, पाई पाई का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। जो आप लोगों ने पूरे 75 साल 70 साल इस जम्मू कश्मीर को लूटा है, युवाओं का पैसा लूटा है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। वो चाहे कोई एजेंसी ले, चाहे यहाँ की कानून व्यवस्था ले, वहां बीजेपी थोड़ी लेगी वहां पर हिसाब, यहाँ केंद्र की सरकार नहीं लेगी, वहां एजेंसी हिसाब लेगी। तो इस पे एजेंसीज को बदनाम करने का प्रयास मत करिए। यहाँ वही लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये इतनी बड़ी बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी अटारियां, ये कहां से बनाई, कहां से आया पैसा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जो आपके कार्यकाल में बड़े बड़े महल बने हैं उनका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। फिर मैं चला जाऊंगा उधर सैन्य युद्ध, उस सैन्य एम्युनिशन डिपो के पास चला जाऊंगा। छोड़िए, फिर लंबी बात हुई। मैं जैन साहब हमारे बड़े एहतराम योग्य है। जैन साहब, अब आपकी क्या प्रमुख डिमांड है और जो प्री बजट मीटिंग के बाद आपने रखी हैं, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस तरीके से रिवाइवल किया जा सकता है। जैन साहब एग्जिस्टिंग यूनिट के रिवाइवल के लिए कौन सा ऑक्सीजन चाहिए? हाँ जी जी जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। जो हमने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को दिए हैं उसमें हमने यही कहा सबसे पहले कि एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए जो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी हो, और दूसरा पैकेज ऑफ इंसेंटिव नया दिया जाए जिसमें सब्सिडी वगैरह के अलावा जो कैपिटल सब्सिडीज होती हैं उसके अलावा जो ऑपरेटिव इंसेंटिव्स हैं वो नई इंडस्ट्री और पुरानी इंडस्ट्री को उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए जी। वो एक ही होना चाहिए ताकि आपस में हम कंपटीशन मत करें। हमें कंपटीशन करना है बाहर वालों के साथ, आपस में कंपटीशन करके हम दोनों फेल हो जाएंगे। इसलिए हमारी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि हमें नई पॉलिसी में, नई पैकेज में नेट एसजीएसटी, नेट सीजीएसटी, नेट आईजीएसटी, टर्नओवर इंसेंटिव और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलना चाहिए ताकि हम कंपीट कर सके डेवलप्ड स्टेट्स लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें, आप विनोद जी, हमें आपको बताऊं, आपको वैसे भी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगी थी वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लगी थी। जो गवर्नमेंट प्राइस प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट होती थी, परचेज प्रेफरेंस, वहां प्राइस प्रेफरेंस और परचेज प्रेफरेंस मिलती थी जी। परचेज प्रेफरेंस और प्राइस प्रेफरेंस भी मिला करती थी जी। पहले गवर्नमेंट ने प्राइस प्रेफरेंस खत्म की, अब परचेज प्रेफरेंस भी खत्म करती। कहते हैं जी जाओ जी जेम पे हम कंपीट ही नहीं कर पाते। हमारे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, लैंड लॉ स्टेट है, हमारे यहाँ लेबर नहीं है, हमारे बाहर से रॉ मटेरियल आता है, ये सारी जो चीजें इकट्ठी करके हम कंपीट नहीं कर पाते। तो हमें परचेज प्रेफरेंस भी चाहिए। कोविड की वजह से हम लोग जो माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री है, वो बिजली के पेमेंट पूरी नहीं कर पाई। आगे वो कर रही है लेकिन पिछले पूरी नहीं कर पाई, जिसके लिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो हमें एमनेस्टी दे ताकि वो जो डिफॉल्टर घोषित किए जाते हैं कि इन्होंने जी लाख देना है, इन्होंने 2 लाख देना है, इन्होंने 10 लाख देना है, वो
एमनेस्टी आएगी तो हम डिफॉल्ट से नॉर्मल कंज्यूमर हो जाएंगे। जी और एक सबसे बड़ी हम जो सरकार से मांग करते हैं कि पावर टैरिफ अगले 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए, ताकि ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत होगी। और एक गवर्नमेंट में एक SGST जो रिफंड देती है जी गवर्नमेंट, जी उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ गया था पॉलिसी में जी कि जिन्होंने लेट फाइलिंग ऑफ रिफंड उनको नहीं मिलता था। उसमें गवर्नमेंट ने एक निकाला, एमनेस्टी निकाली, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट रख दिया कि अगर आप पैसे रिटर्न टाइम पे फाइल करी है, पे टाइम पे करी है, तो भाई अगर हमारे पास पैसे होते तो हम रिटर्न पैसे भी टाइम पे भरते, रिटर्न भी टाइम पे भरते, तो फिर रिफंड क्लेम क्यों लेट भरते? जी हमारे पास पैसे नहीं थे, हम रिटर्न नहीं भर पाए, इसलिए उसमें भी हम अमेंडमेंट चाहते हैं। सबसे बड़ी एक और जो है, जो हमारे फ्लोर मिल्स को तंगी आ रही है, पंजाब में गवर्नमेंट ने मंडी टैक्स माफ कर रखा है वीट के परचेज पे। वीट की प्रोक्योरमेंट जो करती है, पंजाब के अंदर जो खरीदेगा उसको मंडी टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर पंजाब से जम्मू कश्मीर में आए तो मंडी टैक्स लगता है 6%। तो हमारे कठुआ और पठानकोट में 6% का फर्क आ जाता है, तो हमारे फ्लोर मिल्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कंपीट नहीं कर पा रहे। हम जैन साहब उसके लिए भी गवर्नमेंट को कहा है जैन कि साहब आप आपके पास हमें वापस आते हैं। पहले मैं काजी साहब से जान लूं। काजी साहब, जब आप उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, उमर साहब चाहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू प्रोविंस में भी फ्लोरिश करें, जैसे उन्होंने सतीश शर्मा को या सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया और पूरा ख्याल रखा जम्मू प्रोविंस का। तो जब आप इस प्रस्ताव को, निंदा प्रस्ताव को आप समर्थन करेंगे, आप बाजीगर समाज को नाराज करेंगे, आप महिलाओं को नाराज करेंगे, आप गुरखा बिरादरी को नाराज करेंगे, आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नाराज कर देंगे। क्या ऐसा अफोर्ड कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? काजी साहब, देखिए, एक तरफ आप डोगरा स्टेट जिन्होंने बनाई उनकी छुट्टी को सेलिब्रेट करते हैं, जिस स्टेट को एक खत्म कर दिया, जो उन हकूक जिन्होंने दिए, खाली छुट्टी सेलिब्रेट करने से आप क्यों थोड़ा सा डिफरेंशिएट रीजन्स में कर रहे हैं? ये स्टेट इन्होंने बनाई, ये स्पेशल पावर्स किसने दिए, 35A किसने दिया, किन चीजों को देख के दिया? छुट्टी तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस जोग्राफ स्टेट की आप बात कर रहे थे, उस जोग्राफ स्टेट के ही राइट्स हम वापस मांग रहे हैं। हम कुछ और मांग नहीं, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। इसमें हम किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। जिस रियासत का नाम जिस चीज को दिया गया, हम उसी के राइट जो उन्होंने दिए थे, हम उन्हीं के हकूक को वापस मांग रहे हैं। और फिर जैसे जैन साहब ने कहा, जैन साहब ने, मैं उम्मीद करता हूं और उनसे भी कहता हूं कि प्रार्थना करें कि हमारे पास खुद वो पावर्स आ जाए कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत ना हो। यहाँ के लोगों को हित में जो भी बात होगी, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो, अपने लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात हो, उसको हैंडल करने की हमारे पास खुद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को अपनी एक पावर होनी चाहिए। बाकी दूसरी बात मैं आपको फिर बता रहा हूं, टाइम एंड अगेन, जो भी राइट्स जम्मू कश्मीर से छीने गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर उस फैसले का विरोध करती है और कंप्लीटली विरोध करती है। उसके लिए कोई नाराज हो, काजी साहब, आपके आपके स्टेटमेंट से विरोधाभास होता है। वजह यह है कि आज आपको मेरी बात सुन लीजिए, आज आप महाराजा हरि सिंह की नीतियों को अप्रिशिएट करते हैं और 13 जुलाई 1931 को लेकर के आप शहीदी दिवस भी मनाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? दोहरा मापदंड नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जन्म जयंती पे कहाँ थे ये लोग? आपके फेवर में होगी जो चीज लोगों का काम है, अपोजिशन का काम है, लोगों का काम है, जहां पे सरकार सही काम करेगी उसको अप्रिशिएट करो, जो काम लोगों के हित में नहीं होगी उसको अपोज करना बहुत जरूरी है। आज कैसे बीजेपी वाले अपोज कर रहे हैं, पीडीपी वाले अपोज कर रहे हैं, बाकी लोग हमें अपोज कर रहे हैं, क्यों? ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है।
डेमोक्रेसी में जब तक अपोजिशन नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती है। सरकार को कैसे पता चलेगा आपने क्या सही किया और क्या गलत किया? इसीलिए उस व्यापार में जो अच्छा हुआ हम उसकी तारीफ करते, जो अच्छा नहीं हो रहा था उसकी मुखालफत करते। जी राकेश जी, क्या कहेंगे आप? जी राकेश जी। देखिए, डोगरा महाराजाओं की बात, बिल्कुल डोगरा महाराजाओं की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अभी महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की जन्म जयंती थी, ये लोग कहाँ थे? माल्यार्पण तक नहीं किया इन्होंने। किस मुंह से जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात कर रहे हैं आप, डोगराओं की बात कर रहे हैं आप, और अपने राज में आपने डोगराओं के साथ क्या किया, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? हमें छोड़ दीजिए वहां क्या किया आप लोगों ने। इसलिए ये दो बुरे साहब है आप लोग, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। महाराजा हरि सिंह साहब बहादुर के साथ क्या किया इन्होंने? मुंबई जाना पड़ा उनको कि कौन था इसके पीछे? बात कर रहे हैं कि डोगरा महाराजाओं की आप बात करते हैं। अरे कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने छुट्टी तो मंजूर करी। आप लोग आतंकवादियों के नाम पर छुट्टी मनाते थे, हमने वो कैंसिल करी और मनाई। महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब की जन्म जयंती भी मनाई। क्या बात करते हैं आप? किस तरह से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं आप जम्मू के लोगों को? आप इसमें कामयाब नहीं हो गया। और जम्मू कश्मीर में जम्मू के महाराजाओं की बात तो आप मत करिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि किस तरह अभी अभी उनकी जन्म जयंती, कहां थे आपके मुख्यमंत्री? श्रद्धांजलि तक नहीं दी आप लोगों ने, और आप जम्मू के महाराजाओं की बात करते हैं। ये हम पर छोड़ दीजिए। कश्मीरी पंडितों की बात करिए आप, जिनकी भाव बूटियों की असमतों को लूटा गया वहां कश्मीर में, उनकी बात करिए आप लोग। आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ, हमारे साथ यह वही करना चाहते थे। विनोद जी ने बिता कराटे, यासीन मलिक, और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन को भूल गए विनोद जी शायद। ये सबके सब जो इनके तार ऊपर मिले हुए हैं वहां पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। अरे कश्मीरी युवाओं को आप लोगों ने नहीं बख्शा, में आप लोगों ने पत्थर थमा दिए, क्लाशनिकोव थमा दिए आप लोगों ने वहां पर, और पैलेट गन्स ये लोग लेके आए वहां पर। आप कश्मीर की फिर जम्मू की बात करते हैं। आईना देखिए पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं उसमें देखे पार्लियामेंट। अरे 42 सीटें आप लोगों को मिली, वो केस कौन सा नैरेटिव आप लोगों ने वहां पर सेट किया? उसके बाद कहां पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है आज का? एक विधायक तक नहीं है उनका। आपका भी यही हश्र होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर के जो युवा हैं वो आपको समझ गए हैं। 2-2.5 करोड़ वहां पर सैलानी आना, शिकारे वालों को काम मिलना, उसके बाद वहां पर होटल का फुल हो जाना, लेकिन आपको वोट नहीं मिलना। कश्मीरी अमरनाथ यात्रा लेकिन होना। चिंता का विषय है ना राकेश जी, हम पंजी, एक भी सीट आप कश्मीर से नहीं जीत पाए। आप जितना मर्जी कहे, G20 का सफल आयोजन, 2,11,00,000 ये फिगर है आपके। 64% आतंकवाद कम होना, पत्थरबाज बंद, लेकिन वोट नहीं दिया आपको। लेकिन आपको ये मालूम होगा विनोद जी, आपके पास आंकड़े होंगे, विधानसभा चुनावों में कई ऐसी सीटें हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, कईयों में तीसरे। आपने अपने वोट शेयर वहां पर बढ़ाया। और मैं आपको अपने इतिहास की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2 से शुरू किया था। आज हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी सरकार होगी और यहाँ पर विकास की प्यार बहेगी। कश्मीरी युवा जो है वो इनको जानता है अच्छी तरह। जी, जैन साहब से जानना चाहूँगा। जैन साहब, 7 वर्षों बाद एक चुनी हुई सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, और सबसे मुद्दा जो बड़ा है वो ये है कि इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव किया जाए। आपको इस बजट से क्या उम्मीद है? दूसरी बात, हम पूरी तरह, यानी हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी तरह निर्भर है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तो कैसे ये बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहले भी कहा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा साथ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए पड़ेगा कि जम्मू की इंडस्ट्री जो है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, उसको कैसे सर्वाइव कराना है, रिवाइव कराना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना पड़ेगा विनोद जी। अदरवाइज जम्मू जो है सिटी ऑफ ओल्ड पीपल बन रहा है। आप देखिए, हमारे बच्चे नहीं आना चाहते हैं। हमारे हश्र देख के कि हम लोगों ने अपनी जिंदगियां यहाँ गुजार दी, और हमारी फैक्ट्रियां जो कि हमेशा एक रूल ऑफ द बिजनेस है कि आपका व्यापार दिन ब दिन तरक्की करता है, लेकिन हमारा व्यापार दिन ब दिन अब नीचे जा रहा है। तो हमारे बच्चे हमारा हश्र देख के हमारी इंडस्ट्रीज में साथ नहीं आना चाहते, वो जम्मू से पलायन कर रहे हैं।
जम्मू आप कभी भी जाके देखिए, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखिए जाके, कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाके देखिए, बच्चे जा रहे होते हैं और बूढ़े हम जैसे वो उनको छोड़ के घर वापस आ रहे होते हैं। जम्मू इज गोइंग टू बिकम सिटी ऑफ ओल्ड पीपल अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे कि यहाँ की इंडस्ट्री को चलाना है, इंडस्ट्री को रिवाइव कराना है, इंडस्ट्री को सरवाइव करना है। तो गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ चाहिए वो भी मिलेगी और हमारे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, जम्मू में रहेंगे। जम्मू में, कश्मीर में, दोनों की जगह ही बात करता हूँ। जम्मू में बात करता हूँ तो JNK की बात करता हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पे रोकिए, पलायन रोकिए जो हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का, हमारे ऐसा इंसेंटिव दे कि जो बच्चे चले गए हैं वो भी बाहर अंदर जम्मू कश्मीर में आने की सोचें। जी काजी साहब, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो हमसे वापस छीना गया है, जो हमसे लिया गया है, वो वापस हम लाएंगे, लेकिन अगर हम 5 अगस्त 2019 के फैसले की बात करें, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर भी लगा दिया है। क्या अभी भी आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर की जनता को मिसलीड करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं? नहीं मनोज जी, देखिए, किसी इलिटरेट से बात करेंगे तो बनेगा नहीं। एक लिटरेट लोगों के साथ बात करेंगे तो वो शायद जल्दी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेशक फैसला आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ केसेस है यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि 370 एक परमानेंट स्टेटस है। 370 यहाँ पे मतलब उन्होंने इस चीज का स्टैंड रखा है। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी बहुत सारे केसेस में, उस चीज को भी देखना है। ठीक है, आज किस लिहाज से यहाँ आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे हम अगर केस हिस्ट्री को उठा के देख रहे हैं तो वहां पे दिख रहा है कि केस इस फेवर में है, लेकिन एक लास्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फॉर द इमोशंस ऑफ द फलां या फलां के लिए हम ये जजमेंट दे रही है। मैं उस चीज में जाना ही नहीं चाहता हूँ इस वक्त। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आज ये पॉलिटिकल प्रेशर था, जैसा जो कुछ भी था, आज सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप जाइए उसमें, फैसले आए हैं वो भी सुप्रीम। जाइए ना उसमें आप। नहीं सुनिए पंची, मैं बोला नहीं बीच में आप। नहीं, आप जाइए, आपने छेड़ा है तो जाइए ना उसमें, कौन रोक रहा है आप लोगों को? जाएंगे ना जनाब, आपकी इजाजत से थोड़ी जाएंगे, हम खुद जाएंगे। हमें आपकी सजेशंस की जरूरत नहीं है। और दूसरी एक और चीज, पंची ने बोला कि यहाँ आपका निशान नहीं रहेगा। जनाब, यहाँ हुकूमत हिंद चाहे वो जो भी सेंटर में रही है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1931 से लेकर आज तक मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये लोगों का प्यार है और लोगों को पता है कि यही एक जमात है जो लोगों को डेवलप कर सकती है, इसीलिए हम आज तक जिंदा है। और आज ये आप मोहम्मद इमरान काजी साहब, मोहम्मद इमरान जिन लोगों ने आपको मिटाने की कोशिश करी, वही आपके संगी साथी बने हुए हैं। वही आपके संगी साथी बने हुए हैं, वही आपके संगी साथी बने हुए हैं, संगी साथी बने हैं। जिन लोगों ने आपको मिटाने का प्रयास किया वही आपके संगी, वही आपके गंगोलियां डाल रहे हैं। 7 मिनट बोला, मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज। हम तो यहाँ पर राजनीतिक, अरे नहीं, हम लोग यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य में नहीं थे। जो आज जो डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, जो डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, हम नहीं है। आप इनकी बात कब करेंगे? कांग्रेस जिम्मेदार है, हम नहीं है, हम नहीं है। आप किस जरूरत की जरूरत देते हैं? नहीं, आप किस जरूरत की जरूरत देते हैं? राजनीतिक परिदृश्य में आप थे, हम नहीं थे। नहीं है क्या? चलिए पर राकेश जी, काजी साहब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, समय जैन साहब समय इजाजत नहीं दे रहा है। जैन साहब, हम आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब आपका भी शुक्रिया, और राकेश पंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये जो आने वाला विधानसभा का बजट सत्र है वो वाकई ही धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।